हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 2 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज अपकमिंग जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर कर बेहतर आंसर लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड इट्स माई गारंटी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 2 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें पहली न्यूज डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा हिस्टोरिक और एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है अबाउट शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है उसमें सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो किस आधार पर किया जा सकता है। इस सारे रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया है, तो उसको हमको डिस्कस करना है। ये न्यूज़ काफ़ी लंबे वक्त तक अभी रहने वाली है करंट अफेयर्स में एंड इसके बड़े कह सकते हैं कि पाथ ब्रेकिंग किस्म के इम्पैक्ट जो हैं भारत के ऊपर पड़ने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर से सवाल आने की संभावना है एंड मेंस में खास तौर पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से सवाल आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको इंटायरिटी में हम लोग देखेंगे, इसके एक एक एस्पेक्ट को एज ए सीरियस एस्पिरेंट आप लोगों को मगर अच्छे से पढ़ना है। इस न्यूज़ को डिस्कस करने के पहले ये भी पता होना चाहिए कि सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तब ये बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सब क्लासिफिकेशन का क्या सेंस बनता है यहाँ पे, और फिर हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आपकी जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है, इसमें जो जो आपका जातियां एससी में आती हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है। जो आपके एजुकेशन गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन में एंड जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें दोनों में रिजर्वेशन का एडवांटेज जो है शेड्यूल कास्ट को मिलता है। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं कि 20 जातियां जो हैं या 20 कास्ट को शेड्यूल कास्ट में की कैटेगरी में रखा गया। अब ये 20 की 20 जातियां जो हैं शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में है, तो एससी का जो रिजर्वेशन है उसका फायदा इन सारी की सारी जातियों को मिलना चाहिए। और इन सारी जातियों के लोग चाहे वो किसी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं या फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, उसको इसका एडवांटेज मिलेगा एंड इसकी मदद से फिर उनका विकास होगा और वो समाज में मुख्य धारा में आ पाएंगे एंड देश के साथ में उनकी भी जो है अच्छी तरक्की होगी, प्रोग्रेसिवली जो है वो समाज में इंटीग्रेट हो सकेंगे। ये बेसिक आइडिया जो है रिजर्वेशन का था। मगर 70-75 सालों तक रिजर्वेशन की जो पूरी स्कीम चली है, उसके बाद में देखने में ये आ रहा है कि जनरली ऐसा हो रहा है कि कुछ जातियां जो हैं शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में, जो कुछ जातियां हैं वो तो इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं और वो प्रोग्रेस भी अच्छी खासी कर रही हैं, मगर बाकी जो जातियां हैं कंपैरेटिवली वो या तो फायदा ही नहीं उठा पा रही, उतनी तरक्की नहीं कर रही, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ही रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पा रही हैं और वो अभी भी उनकी सामाजिक स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसको ऐसे समझें कि जो 20 जातियां हैं इसमें से 5 कास्ट कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांटेज ले जाती हैं रिजर्वेशन का, और बची हुई जो 15 कास्ट हैं वो इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं ले जाती। तो ये 5 जातियों का तो तरक्की हो रही है, मगर ये जो 15 जातियां हैं वो कंपैरेटिवली उतना तरक्की नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे अब सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये जो 15 जातियां हैं इनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिले, और जिस तरह से ये पांच जो कास्ट हैं जिन्होंने एडवांटेज उठाया है और तरक्की कर गई है, उसी तरह से ये 15 जातियां भी एडवांटेज उठाएं और तरक्की कर जाएं। तो यहां से फिर इसका जो जवाब है वो निकल कर आया कि साहब सब क्लासिफिकेशन कर दीजिए या सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए शेड्यूल कास्ट के कोटा का, या फिर यूं बोलूं हिंदी में कि कोटा में कोटा क्रिएट कर दीजिए। मतलब ये कि ये जो 20 जातियां हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 20 में से अपने को पता चल गया कि जो भाई 5 कास्ट हैं ये एडवांटेज में है, ये काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी हैं, 15 ने अभी तरक्की करी नहीं है। तो इन 15 के लिए डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें से भी ज्यादा पिछड़ी हुई कौन सी जाति है, कौन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा पिछड़ी नहीं है, कौन जो है थोड़ा बहुत उसमें पिछड़ापन है बट फिर भी वो इन बची हुई 5 जातियों के साथ में कंपेयर की जा सकती है, उसके बेसिस पर या तो इनको ग्रुपिंग कर दो 5-5 जातियों में या फिर इंडिविजुअल जातियों के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, कोटे के अंदर एक कोटा क्रिएट कर दो।
जिसको अपन लोग सब कोटा बोल देते हैं, कि इस पर्टिकुलर कोटा में से जो भी आपकी भर्ती की जाएगी या जो फायदा दिया जाएगा वो इन्हीं 15 जातियों को दिया जाएगा, इन 5 जातियों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज है इसको कहा गया है सब कैटेगराइजेशन, ताकि ये जो 15 बची हुई कास्ट हैं जो उस तरीके से फायदा नहीं उठा पा रही रिजर्वेशन का, उसको इसका फायदा मिल सके। अब ये करना सही है नहीं है, संविधान सम्मत है नहीं है, इन सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया कि भाई सब कैटेगराइजेशन करना सही है या नहीं है, पहला तो यही बताओ, और अगर करना है तो फिर किस बेसिस पे किया जाए, उसका आधार क्या होना चाहिए, उसका लॉजिक क्या होना चाहिए। तो उसके ऊपर अब 7 जजेस की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे, उन्होंने अब जजमेंट दिया है और उन्होंने एक तो ये माना है, उन्होंने ये बोला है कि स्टेट्स के पास में ये राइट है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट का, एंड इनको फिर ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर यूं बोलूं सिंपल सी बात कि कोटे में कोटा क्रिएट किया जा सकता है। उसका आधार या फिर उसका लॉजिक ये बताया गया है, the principle of subclassification will be applicable to SCs if social position of different caste within SC category is not comparable। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जितनी भी जातियां मौजूद हैं उनमें आपस में अगर आप देखोगे कि सामाजिक तौर पर उनकी परिस्थितियों में कितना बदलाव हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो अपने को अगर ये दिख रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा तरक्की कर गई हैं, कुछ कंपैरेटिवली उतना तरक्की नहीं कर पाई हैं, कुछ एकदम ही पिछड़ी हुई हैं, तो उनके बीच में भले ही वो सारी की सारी जातियां शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आती हूं, मगर उनके बीच में आपस में अगर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, तो फिर यहां पर ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उन जातियों को देना जो कंपैरेटिवली पिछड़ी रह गई हैं गलत नहीं माना जाएगा। यहां पर सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और इनफैक्ट ये बोला गया है कि ये सब कैटेगराइजेशन या फिर ये सब क्लासिफिकेशन एक क्लास के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी हो जाता है, ये अवश्याम भी हो जाता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं समाज के उन तक वो फायदा पहुंच ही नहीं पा रहा, जिसके लिए उस फायदे को या फिर उस पर्टिकुलर चीज को शुरू किया गया था। तो ये जो है शेड्यूल कास्ट में कोटा क्रिएट किया जाना चाहिए या नहीं, या शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में भी कुछ जातियों को, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उसके ऊपर ये सारा का सारा फैसला निकल कर आया है। 4 of the 7 judges also said that the government should extend creamy layer principle to scheduled caste and scheduled tribes like in OBC category। तो ये जो 7 जजेस की बेंच है इसमें से 4 जजेस ने तो ये भी कहा है कि जिस जिस तरह से ओबीसी में होता है कि क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है, यानी कि अगर कुछ जातियां हैं जो कंपैरेटिवली इतना तरक्की कर चुकी हैं कि उनको जनरल के साथ में कंपेयर किया जा सकता है, तो उनको आरक्षण का फायदा ना दिया जाए, और उसकी जगह ओबीसी की वो दूसरी जातियां जो कंपैरेटिवली अभी भी बहुत थोड़ा पिछड़ी हुई हैं उनको उनकी जगह पर रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए। ये जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है इसको आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी लेकर आइए, इसकी भी यहां पर जरूरत है, क्योंकि कुछ जातियां कंपैरेटिवली ज्यादा तरक्की कर चुकी हैं और वो भी एक तरीके से अब एससी में या एसटी में क्रीमी लेयर में आ गई हैं, तो उनको हटा के उसकी जगह वो जातियां जो अभी तक और पिछड़ी रह गई हैं उन तक वो रिजर्वेशन पहुंचाया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको ऐसे समझें कि शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन का फायदा उठा के एक व्यक्ति अगर आईएएस ऑफिसर बन गया है, या फिर चले इसको ऐसे देखते हैं, शेड्यूल कास्ट में एक व्यक्ति ने रिजर्वेशन का फायदा उठाया और वो एक गवर्नमेंट जॉब में आ गया, गवर्नमेंट जॉब लेट से मान लेते हैं क्लास 2 के लेवल की थी, उसके बाद में उसका बेटा हुआ और वो गवर्नमेंट जॉब में भी आ गया, वो क्लास 1 में आ गया, उसके बाद उसका एक और बच्चा हुआ और पता चला कि वो आईएएस अफसर बन गया। अब यहाँ पर ये तीनों जो है वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, मगर साफ दिख रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर अपने को विकास देखने को मिल रहा है। अब एक व्यक्ति अगर आईएएस बन गया तो उसके बाद फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो पिछड़ा है या फिर उसके बाद वाली जो जनरेशन है वो पिछड़ी आएंगी। अब ये इतना सक्षम है कि ये इसके आने वाली जनरेशन को मुख्य धारा में लाकर उनका सही तरीके से लालन पालन कर सकता है और उनको इक्वली compete करने के लायक बना सकता है। तो कहने का लॉजिक ये है कि यहाँ पर अब ये जो है ये शेड्यूल कास्ट में भले ही एससी की कैटेगरी में आ रहा है, मगर ये अब क्रीमी लेयर में आ चुका है, तो इसको जो है अब आप क्रीमी लेयर के प्रिंसिपल के बेसिस पे आरक्षण का फायदा ना दीजिए, और इसी की जगह ये रिजर्वेशन, अब आईएएस का कोई बच्चा है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में होने के बेसिस पे वो रिजर्वेशन तो ले सकता है, मगर उसको क्रीमी लेयर का मानकर अब रिजर्वेशन ना देकर यही रिजर्वेशन एससी के किसी दूसरे कैंडिडेट को दीजिए ताकि उसका भला हो सके। क्योंकि यहां पर एफर्मेटिव एक्शन हो चुका है, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई रिजर्वेशन की मदद से आपकी सामाजिक परिस्थिति को ठीक किया जाएगा उसको अचीव कर लिया गया। तो ये जो है बात सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजेस ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में कही है कि भाई ये क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल एससी एसटी के केस में भी लेकर आओ जैसे ओबीसी में लेकर आते हो। मगर क्योंकि मैं ये जो न्यूज है थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस टाइम पीरियड तक जब मैं आपको ये न्यूज रिकॉर्ड करके दे रहा हूं इस वक्त सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ये जो सजेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हाल फिलहाल तो ये चीज नहीं होने वाली है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही जरूर थी कि आप इसको करें, बट फिलहाल ये जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल लाना चाहिए इस तरीके का जो सुझाव दिया गया था इसको सुप्रीम कोर्ट के
सजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया। हालांकि जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है वो देख लेते हैं। द स्टेट मस्ट इवॉल्व a policy for identifying creamy layers for SCs and STs to exclude them from the benefits of affirmative action. Only this could achieve real equality as enshrined in the constitution. Basically वही बात कि जिन लोगों को फायदा मिल चुका है एंड पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा मिल चुका है और वो मुख्य धारा में आ चुके हैं, तो उनकी जगह पर अब उनको क्रीमी लेयर का मानकर एक्सक्लूड किया जाए एससी से, और उसकी जगह पे उन लोगों को जिन तक अभी तक फायदा नहीं पहुंचा है उनको उसका रिजर्वेशन दिया जाए। इसी तरीके से जो है सही मायने में इक्वालिटी अचीव की जा सकती है और सारी जो जातियां हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है। तो इस बेसिस पर यह बोला गया था या सजेशन दिया गया था कि क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल जो है की बेसिस पर क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है जो ओबीसी की कैटेगरी में है उसको एससी और एसटी की कैटेगरी में भी लाया जाए। हालांकि जब मैं ये न्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड करने का ये फायदा भी है, तो सरकार ने इस बात को मानने से मना कर दिया है। ये सजेशन था, ये जजमेंट में ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ये सजेशन था, तो उसको मानने से फिलहाल तो सरकार ने मना कर दिया, इस ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया। CGI held that states get power of sub-classifying STs and STs for the purpose of affirmative action, including reservations, from Article 15, subclause 4, that is prohibition of discrimination on grounds of religion, caste, etc., and 16(5), equal opportunities in public employment। तो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपने जजमेंट में ये बताया है कि जो आपके स्टेट्स हैं इनमें जो सब क्लासिफिकेशन की जो पावर है ये जो आपके स्टेट्स हैं उनको कहां से मिलेगी, तो जवाब है संविधान के आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 से एंड 16 सब क्लॉज 5 से जो है आपको अफर्मेटिव एक्शंस के लिए अगर एससी एसटी का सब कैटेगराइजेशन करना पड़ रहा है तो उसकी पावर आप यहां से डिराइव करेंगे। लॉजिक यह है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है वो बोलता है कि रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, किसी और आधार पर जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ में भी, मगर इसका एक्सेप्शन जो है वो आपका जो आपकी पिछड़ी हुई जातियां हैं या फिर समाज के जो पिछड़े हुए तबके हैं उनको आप जो है जरूर रिजर्वेशन वगैरह देकर उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर कर उनको आगे ला सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का जो एक्सेप्शन जो सरकार को ये पावर देता है कि समाज के कुछ पर्टिकुलर तबकों के लिए जो कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे रह गए हैं उनके भले के लिए आप कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, उसी पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन की पावर की मदद से आप अफर्मेटिव एक्शन के लिए सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये बात बोली, और दूसरा सरकार को यह बोला गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में आपको इक्वालिटी रखना पड़ेगी, सबको बराबरी से ट्रीट करना पड़ेगा। इसका एक्सेप्शन भी फिर वही आ जाता है कि कुछ अगर पर्टिकुलर तबके ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा पिछड़े रह गए तो उनके फेवर में आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब उस पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में भी जब दिख रहा है कि कुछ को फायदा मिल रहा है और कुछ को बिल्कुल ही फायदा नहीं मिल रहा, तो फिर उस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में भी सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। तो ये जो पावर है स्टेट्स के पास में कहां से आता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 से और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 से पावर आता है। अब ये क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो एमसीक्यू कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई एससी की कैटेगरी में आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो सब क्लासिफिकेशन करने का पावर एज पर द जजमेंट आपके सरकारों के पास में या स्टेट्स के पास में कहां से आता है, तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 से, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहां से इनके पास में ये पावर आता है और उसके बेसिस पर जो है ये पर्टिकुलर सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। Court also held that STs notified by President under Article 341 sub clause 1 of the Constitution is not a monolith and is composed of heterogeneous groups of caste, race and tribes with varying degrees of backwardness। तो वही बात कि आपका जो नेशनल लेवल पर जो लिस्ट बनती है जिसमें शेड्यूल कास्ट में कितनी जातियां हैं उसको स्पेसिफाई किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर लिस्ट बनाई जाती है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 के तहत में। प्रेसिडेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है अंडर आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 जिसमें यह बोला जाता है कि नेशनल लेवल पर इन जातियों को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अब लेट से इसमें 50 जातियां डाल दी गई हैं, तो 50 की 50 जातियां इक्वली जो हैं आप पिछड़ी हुई नहीं है। इसमें से कुछ जातियां जो हैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा अच्छी बेहतर स्थिति में होंगी, कुछ आपका मिडिल लेवल पर होंगी और कुछ एकदम ही बुरी स्थिति में होंगी, तो इनको एक मोनोलिथ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। एससी के अंदर अगर 50 जातियों को या कितनी भी नंबर ऑफ जातियों को डाल दिया गया तो वो सबकी सब एक जैसी या इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ में नहीं हो सकता। उनकी जैसी सामाजिक परिस्थिति है उसके बेसिस पर उनके साथ में प्रेफरेंशियल, उनमें से कुछ के साथ में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया
किया जा सकता है, वो एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, उसमें भी एक अच्छा खासा वेरिएशन है, अच्छी खासी आपको कह सकते हैं हेट्रोजेनिटी देखने के लिए मिलती है। आगे ये बोलते हैं their inclusion in president's list by parliament under article 341 subclause 2 did not mean they were a uniform and internally homogeneous unit incapable of further classification। और वही बात कि अगर पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर जाति को अगर ये जो एसटी की लिस्ट में डालती है तो वो किया जाता है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 का इस्तेमाल कर कर। और फिर वही बात कोर्ट कहती है कि अगर किसी जाति को एससी की कैटेगरी में शामिल किया गया या कुछ जातियों को एससी की कैटेगरी में शामिल किया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनके बीच में और फर्दर सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, ये किया जा सकता है। तो यहां से भी दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर नेशनल लेवल पर आपको किसी जाति को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल करवाना है तो उसका क्या तरीका है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी होता है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 के तहत में, और उसमें फिर उन जातियों को नोटिफाई किया जाता है। अब कौन डिसाइड करेगा कि किस जाति को डालना है किस जाति को नहीं डालना, तो वो डिसाइड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 में ये लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि प्रेसिडेंट की लिस्ट में इन जातियों को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए। तो ये अपने को यहां से याद रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। बाकी इसमें और फर्दर जिस जिस तरीके के आपके डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी फिलहाल अपने को इतना ध्यान रखना है। तो यहां से दो तीन बातें, पहला तो ये कि सरकार ने क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल तो रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था। मगर इसके अलावा जो सब क्लासिफिकेशन की बात की गई है उसको सरकार ने माना है, और स्टेट्स के पास में भी ये पावर है कि वो चाहे तो अपने अपने राज्यों में सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सब क्लासिफिकेशन का पावर स्टेट्स के पास में कहां से आता है, कोर्ट ने खुद बताया है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 इन दो फंडामेंटल राइट से स्टेट्स के पास में ये पावर आता है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लास्ट कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर जाति को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डलवाना है तो उसका क्या तरीका है, प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आता है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 के तहत में, और कौन डिसाइड करता है कि कौन सी जाति इसमें रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, जवाब है पार्लियामेंट डिसाइड करती है 341 सब क्लॉज 2 के तहत में। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। तो इस समाचार में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी हैड फोरकास्टेड अबो नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में जो बारिश है ओवरऑल अगर आप देखोगे दोनों महीने का मिलाकर तो नॉर्मल से ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे की वजह यह बताई गई है कि जो अगस्त का महीना है जो पूरे मानसून का सबसे सेकेंड रेनिएस्ट मंथ होता है, इसमें नॉर्मल बारिश होगी, एंड सितंबर का जो महीना है उसमें एवरेज जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे ज्यादा बारिश होने वाली है। तो उसके बाद अगर दोनों महीनों का निकाला जाएगा कि दोनों महीनों में कुल मिलाकर कितनी बारिश हुई है, तो वो आपका अबो नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश निकलकर अगस्त और सितंबर के महीने में कंबाइंड रूप से देखने को मिलती है। अब देखिए ये खबर ऐसे सच अपने किसी काम की नहीं है, इससे अपने को कोई सवाल वगैरह नहीं बनेगा, मगर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आ रहा है जो पूछने को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसमें बताया गया कि भाई आपका जो अगस्त का महीना है वो सेकंड रेनिएस्ट मंथ होता है पूरे मॉनसून का, एंड इसके बाद में सितंबर का जो है वो थर्ड रेनिएस्ट मंथ होता है, और अक्टूबर का जो है आपका लीस्ट रेनिएस्ट मंथ होता है। तो अपने को याद रखना है जून के महीने से जब बारिश शुरू होती है, मॉनसून जब आता है, जून के बाद में जुलाई जो है वो पूरे मॉनसून का सबसे ज्यादा रेनिएस्ट मंथ है, और उसके बाद में अगस्त जो है वो आपका सेकेंड रेनिएस्ट मंथ है। देन फिर सितंबर है, और उसके बाद में लीस्ट रेन जो है वो अक्टूबर में देखने को मिलती है। तो अगर आपको जमाने के लिए आ जाए कि भाई मॉनसून के 4 से 5 महीनों में बारिश कैसे होती है, किस महीने में ज्यादा होती है किस महीने में कम होती है, सीक्वेंस में आप जमा के बताओगे तो जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, फॉलोड बाय अगस्त एंड देन सितंबर। इन 3 महीनों का सीक्वेंस अपने को याद रखना है, देन जून, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आप अक्टूबर को डाल सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है मेरे दिमाग में आया था कि इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि मॉनसून के में अगर आप रेनिएस्ट मोस्ट रेनिएस्ट से लीस्ट रेनिएस्ट के अगर की तरफ में आप जाएंगे तो मंथ्स को आप उस तरीके से जमाइए, तो मोस्ट रेनिएस्ट आपका जुलाई है, फिर अगस्त है, उसके बाद में सितंबर, फिर जून आ जाता है, एंड देन लास्ट में अक्टूबर। तो ये अपने को ऐसे ध्यान रखना है, एमसीक्यू यहां से भी बनकर तैयार हो सकता है। तो ये न्यूज, मगर जिस पर्टिकुलर न्यूज में इस चीज को कवर किया गया था वो भी बताना जरूरी था, तो मैंने ये आपसे शेयर कर लिया कि इन 2 महीनों में अबो नॉर्मल बारिश होनी है। ये किसी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, मगर ये फैक्ट समझाने के लिए न्यूज डिस्कस करनी थी, तो मैंने ये आपके साथ में शेयर कर लिया। चले आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक चीज और कि रिसेंट के सालों में ये एक बड़ी, अब यहां से मेंस के लिए अपने को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाता है कि रिसेंट के सालों में ये देखा गया है कि सितंबर के महीने में जो रेनफॉल है वो बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में कम हो रहा है, जुलाई के महीने में कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो रहा है, मगर सितंबर के महीने में जो है रेनफॉल कंपैरेटिवली बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो सितंबर के महीने में रेनफॉल बढ़ रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो खेती होती है और खरीफ की जो फसल लगाई जाती है, उस खेती में सितंबर आते आते बारिश कम हो जाना जो है हमारे क्रॉप्स के लिए बेहतर है। अगर यहाँ पर किसी वजह से सितंबर के महीने में अबनॉर्मल बारिश होगी या ज्यादा बारिश होगी, तो ये हमारे क्रॉप्स के लिए ठीक नहीं है, हमारी जो खड़ी फसल है वो डैमेज होगी। और ये चीज मध्य प्रदेश में देखी गई थी 2 साल पहले, सितंबर के महीने में अंडशंड बारिश हुई थी और उसके चलते सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग लगभग बर्बाद हो गई थी पूरी के पूरे स्टेट में, क्योंकि ये लीडिंग प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, तो काफी ज्यादा जो है फसल को नुकसान हुआ था। और उसके चलते उस साल सोयाबीन का जो तेल है उसका दाम भी जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था, बिकॉज लगभग लगभग जो है आधी से ज्यादा फसल नष्ट यहाँ पर हैवी रेन्स के चलते सितंबर के महीने में हो गई थी। तो ये पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो पैटर्न है रेन का, पैटर्न ऑफ रेन, इसमें डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, ये चेंज हो रहा है। और जो जनरली पैटर्न होता है जिसके बेसिस पे हजारों सालों में हमारी खेती इवॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं वो अब डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग को ठीक नहीं किया गया और ये पैटर्न इसी तरह से डिस्टर्ब होते रहे, तो फिर हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। और ये फिर बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। और ये एग्जाम्पल में आप कोट्स कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2022 में यही चीज देखने को मिली थी सितंबर के महीने में। जैसे अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो चीज हमको देखने को मिली थी कि सोयाबीन की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो गई, एंड उसके चलते उस साल सोयाबीन के दामों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला था। यह पैटर्न नॉर्मल ना हो जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग को पकड़ना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया। तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को यहां पर ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। नाउ बाय नाउ एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव रिसीव्ड सरप्लस रेन। तो ये भी एक पॉइंट है जो हालांकि अपने किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी अगर क्योंकि न्यूज में था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया है कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट के अलावा, ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अलावा लगभग लगभग पूरे देश में नॉर्मल बारिश हुई है या सरप्लस बारिश हुई है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वजह से मानसून अगर डिस्टर्ब होता है या फिर मानसून के पैटर्न्स में अगर कोई नुकसान आता है और बारिश किसी भी वजह से अगर कम ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है कंपैरेटिवली वो इन्हीं इलाकों पे पड़ता है, क्योंकि मानसून जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आ रहा है। और ये इलाके अगर हम लोग कोस्टल रीजन से देखें तो सबसे ज्यादा दूर पड़ते हैं। तो यहां तक अल्टीमेटली अगर मानसून पहुंचने में किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन हो गया, तो उसके चलते जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो इन्हीं इलाकों पे पड़ता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें अगला समाचार देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज ये है कि यूनियन फूड और कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के ऐप्स होते हैं जिस पे आप रेगुलरली ये देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना प्राइस चल रहा है। तो इसका, इस पर्टिकुलर प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम का के ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्जन 4.0। मतलब ये कि इस प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के ऐप के पहले 3 वर्जन आ चुके थे और अब इसका लेटेस्ट और ज्यादा एडवांस्ड 4th वर्जन जो है उसको लॉन्च किया गया। अब ये जो ऐप है, इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर डेली बेसिस पर किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस चल रही है उसको आप मेजर कर सकते हो। और कमोडिटी से मेरा मतलब है जो रेगुलर आपके खाने पीने के जो सामान है, खाद्यान्न है, ये सारी की सारी चीजें जनरली जिन सबके बेसिस पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है या घट रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जिसके जो प्राइस हैं बढ़ने से या कम होने से लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी के सारी जो भी खाने पीने का सामान है उनकी डे टू डे बेसिस पे क्या प्राइस है उसको आप इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हो। अब ये जो चौथा वर्जन लॉन्च किया गया है, इसकी खासियत यह है कि इसके पहले वाले वर्जन में 22 कमोडिटीज ऐसी थी जिनके प्राइसेस को आप रेगुलरली डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते थे, बट इस वाले की खासियत यह है कि इस पर 38 कमोडिटीज को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि भाई रिसेंटली जो प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम का नया ऐप है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है
फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर के द्वारा और फूड और कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि इसका पहली बार लॉन्च किया गया है, दूसरी बार किया गया, तीसरी बार किया गया, चौथी बार किया गया, तो जवाब हो जाएगा इसका चौथा वर्जन जो है लॉन्च किया गया है। खास बात क्या है, इसमें डेली बेसिस पर आप रेगुलरली कमोडिटीज को का जो भी प्राइस है, खाने पीने के जो भी सामान है, इनकी कमोडिटीज के प्राइसेस आप डेली बेसिस पे मेजर कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। एंड नए वाले वर्जन की खासियत यह है कि इसके पहले वाले में 22 का किया जा सकता था, इस वाले में 38 कमोडिटीज जो हैं उनकी प्राइसेस को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर एमसीक्यू यहां से बनाया जा सकता है और इस हिसाब से अपने को इसको प्रिपेयर करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार यह है कि भारत ने ओलंपिक्स में अपना तीसरा मेडल जीत लिया है। तीसरा या मेडल भी कह सकते हैं या फिर यूं कह सकते हैं कि अपना तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत लिया है। एंड ये जीता है स्वप्निल कुसाले ने। इन्होंने 50 मीटर्स की जो मेंस की शूटिंग है ओलंपिक्स में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसके पहले भी जो 2 मेडल्स आए वो भी शूटिंग में ही आए। इनकी खासियत यह है कि ये अपने पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत यंग है। करेंटली इनकी 12th रैंकिंग चल रही है। तो याद रखना है नाम, ये पूछा जा सकता है खास तौर पे जो रेलवे और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह, उसमें ये चीज आ सकती है कि भारत के लिए रिसेंटली जितने मेडल्स वगैरह जिन जिन ने जीते हैं उनके नाम और कौन से इवेंट में जीते हैं, किस कैटेगरी में जीते हैं, ये पूछा जा सकता है। और उनसे रिलेटेड दूसरी चीजें आ सकती हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है, भारत का तीसरा मेडल, और इसके पहले भी 2 ब्रॉन्ज थे, ये तीसरा वाला भी ब्रॉन्ज है। किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने, महाराष्ट्र से ये आते हैं। इन्होंने मेंस की जो 50 मीटर की शूटिंग है उसमें ये मेडल जीता है। पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनके पहले ओलंपिक्स में इनको मेडल मिल गया। और करेंटली अगर हम शूटिंग की वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो उसमें इनकी 12th रैंकिंग है, इनका 12वां स्थान है और इन्होंने मेडल जीता है। फोटोग्राफ देख लीजिए इनकी। तो ये स्वप्निल कुसाले हैं, काफी यंग है और भारत को इन्होंने गौरवान्वित किया है, तीसरा मेडल ये जीत कर लाए। अच्छा, ना सिर्फ ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता है, इसके अलावा इनके और भी अपने कुछ अचीवमेंट्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। और क्योंकि हिंदू ने इसको हाईलाइट करके छापा है तो क्वेश्चन बनने की संभावना भी अच्छी खासी है। तो इनके प्रीवियस अचीवमेंट ये है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शूटिंग की हुई थी उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत रखा है। इसके अलावा वर्ल्ड कप जो शूटिंग का हुआ था उसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हुए हैं। एशियन गेम्स में 1 गोल्ड इन्होंने जीत रखा है और एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने जीत रखा है। तो ये इनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं। जाहिर सी बात है बहुत प्रॉमिसिंग शूटर है एंड काफी यंग है। जैसा कि मैंने आपको कहा, पहला ही अपना ओलंपिक्स है, तो इसमें अपनी कैपेबिलिटी भी इन्होंने दिखाई है। पहला मेडल पहले ओलंपिक्स में अपना ब्रॉन्ज जीतकर, आने वाले ओलंपिक्स में भी एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले 3, 4, 5 ओलंपिक्स, क्योंकि एज इनके पास है अभी, मैं अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर भारत के लिए सिल्वर एंड गोल्ड भी है, आगे आने वाले ओलंपिक्स में ला सकते हैं। सो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है। इनके जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इनकी जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग है वो याद रखनी है। ये कौन से इवेंट में 50 मीटर्स के मेंस शूटिंग में इन्होंने अपना ओलंपिक का मेडल लाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तीसरा ये मेडल है पेरिस के ओलंपिक्स में, और ये इनका पहला ओलंपिक्स है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 3 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।